राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। सुबह भी मैंने वीडियो बनाई थी तो कई सारे मित्रों ने पूछा कि बाबा जी आपने ये क्लीन शेव क्यों हो गए। वो मैं आपको याद दिला दूं कि मेरी माता जी का देहांत हो गया था, आज उनका 10वां था। तो 10वें दिन जो है हमारे यहाँ हिंदू परंपरा में जो पुत्र होते हैं और भी जो रिश्तेदार होते हैं, क्लोज फैमिली, वो अपने ये बाल, दाढ़ी, मूछ, बाल इत्यादि साफ कराते हैं। ये हमारी, तो वो आज 10वां दिन था इसलिए मैंने ये अपने बाल छिलवाए। अब आ जाते हैं आज के मूल विषय पर। अच्छा हाँ, एक चीज और याद दिला दूं, मैं सभी अपने मित्रों को, दर्शकों को बता दूं कि 6 दिसंबर को माता जी की 13वीं है। मैं इस समय ग्राम माहपुर हूँ, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। माहपुर रेलवे स्टेशन भी है। वाराणसी गोरखपुर लाइन पे जो माहपुर रेलवे स्टेशन पड़ता है, सैदपुर के बगल में, जिला गाजीपुर। जब आप बनारस से गोरखपुर या बलिया वाली लाइन पे जाते हैं तो जो औड़िहार रेलवे स्टेशन आता है, उसके नेक्स्ट स्टेशन टुवर्ड्स गोरखपुर इज माहपुर, MAHPUR। तो अगर आप लोग अगल बगल कहीं नजदीक हैं तो आपका स्वागत है, आइए। 6 दिसंबर। अब आ जाते हैं आज के मूल विषय पे। आज मैं, एक कोई प्रोफेसर अखिल स्वामी है, यूट्यूब पे पिछले कई सालों से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। वो सक्रिय हैं और बड़े अव्वल दर्जे के वामपंथी कांग्रेसी। एक तो आजकल इनका ये पता नहीं चल रहा है बिल्कुल भी कि कौन कांग्रेसी है, कौन वामपंथी है, कौन आपिया है, कौन सपोला है, कौन क्या है। ये हर तीसरे दिन जो है, जैसा मौका आता है वैसा रंग बदल लेते हैं। तो ये अखिल स्वामी फिलहाल तो मुझे तो कांग्रेसी या वामपंथी ही लगता है। उसका बायोडाटा में देख रहा था आज, वो पता नहीं कौन से MBA के स्टूडेंट्स को 40 साल फाइनेंस और पता नहीं क्या क्या पढ़ाता रहा है। तो आज उसका मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था। उसका मैं आपको हेडलाइन, उस वीडियो का जो थंबनेल उसने बनाया है वो दिखाना चाहूंगा जरा। प्रोफेसर अखिल स्वामी, जेनजी सड़क पर मत उतरना, ये उसने हेडलाइन बनाई है। ये आप देख लीजिए जरा। ये इसकी फोटो है। वो मिरर इमेज है इसलिए जो स्टेटमेंट है वो तो आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे, पर इसकी फोटो देख लीजिए। जेन जी सड़क पर मत उतरना, प्रोफेसर अखिल स्वामी। तो ये ताने मार रहा है और ये भड़का रहा है पूरे देश की जेनजी को और पूरे देश के विपक्ष को कि तुम सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हो। अच्छा, ये जो प्रोफेसर अखिल स्वामी किस गिरोह का सदस्य है? ये आप एक ना, ये सत्येंद्री.com वाला पूरा गिरोह, जिसमें ये रविश कुमार से लेके अभिसार शर्मा, दीपक शर्मा से लेके ये इस प्रकार के, पुण्य प्रसून वाजपेयी, वो गंजा अभय दुबे, आशुतोष, शीतल पी सिंह, और शीतल पी सिंह की वो पूरी की पूरी मंडली, वो आनंद वर्धन सिंह जो है लखनऊ वाले बाबू साहब, ये तमाम कांग्रेसी वामपंथी। अभी इनमें से बहुत सारे 10-12 लोग 1 महीने की ट्रेनिंग लेके अमेरिका से आए। 1 महीना इनको क्या सिखाया जा रहा था, इनको कौन सी टूल किट दी गई है। तो मैं इस पे पिछले, जब से ये वापस आए हैं, आपको याद होगा जब ये राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली थी बिहार में, उसके बाद ये सब अमेरिका गए थे। 1 महीना रहे वहां और बिहार चुनाव से 3-4 दिन, 5 दिन पहले आए बैचेस में। आते ही इन्होंने अपने अपने चैनल पे ओए बहुत बम्पर मेजोरिटी से जो है तेजस्वी और राहुल जी जीत रहे हैं बिहार में। बिहार में तो भाजपा का और नीतीश का सुपड़ा साफ हो जाएगा। 4-5 दिन तो इन्होंने ये हवा बनाई, और 4-5 दिन ये हवा भी साथ साथ बनाते रहे कि अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो। एक वो श्रवण गर्ग है, अपने आप को 50 साल का अनुभवी बताता है वो आदमी। वो कहता है कि मैं देख रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं
कि बिहार में इतनी बम्पर लहर है कि अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो सुनामी आ जाएगी तेजस्वी यादव की और राहुल जी की, और अगर चुरा ही लिया तो फिर क्या कर सकते हैं। तो ये तो पहले ही भूमिका बनाने लग गए थे, और अंत में तो फिर वोट चुरा ही लिए मोदी ने। सफाया हो गया पूरे इंडिया अलायंस का, महागठबंधन का। तो उसके बाद इस गिरोह ने तुरंत अपनी जो सुर बदले और इन्होंने पूरे विपक्ष पे ये दबाव बनाना शुरू किया कि आप शपथ मत लीजिए, आप चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करते, अब तो सिर्फ जेनजी ही सड़क पे उतार के कुछ कर सकती है। जेनजी सड़कों पे क्यों नहीं उतर रही है, नेपाल में उतर गई, श्रीलंका में उतर गई, बांग्लादेश में उतर गई, हमारी जेनजी इतनी मरी हुई है क्या। तो आज का अखिल स्वामी का जो वीडियो है वो ये कह रहा है कि जेनजी तुम तब तक मत उतरना जब तक राहुल गांधी खुद नहीं उतरते, अखिलेश खुद नहीं उतरते, तेजस्वी खुद नहीं उतरते, सुप्रिया सुले खुद नहीं उतरती। ये 10-12 लोगों के नाम लिए हैं बकायदा। अच्छा, इनके इनके तर्क क्या है कि जैसे रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया में 3 तानाशाहों ने वहां के देशों पे कब्जा कर लिया है और अधिनायकवादी डिक्टेटर हो गए हैं, उसी प्रकार मोदी भी हो गया है। मतलब अगर ये चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, या चुनाव क्यों नहीं जीत पा रहे हैं, क्योंकि भारत की जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया, इनके पास नीतियां ही नहीं है, इनके पास मुद्दे नहीं है। अरे भाई, तुमने वादा किया तो था हर घर को नौकरी देने का, सारी जीविका दीदी को 30,000 रुपए की पक्की नौकरी देने का वादा किया था ना तेजस्वी ने। इसके बावजूद पब्लिक ने वोट नहीं दिया ना। इसका मतलब पब्लिक तुम्हारे पे विश्वास करती नहीं। द पीपल ऑफ इंडिया हैव रिजेक्टेड यू। तो ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो मोदी चूंकि अधिनायकवादी है, मोदी चूंकि डिक्टेटर हो गया है, इसलिए हम नहीं जीत पा रहे हैं। इसलिए हे जैन जी, अखिल स्वामी का वीडियो सुनिए आप बड़े ध्यान से। हालांकि इतने घटिया देशद्रोही लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहिए, पर आई वॉन्ट यू टू नो कि अब अगली प्लानिंग क्या है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि अब डीप स्टेट, इनके जो हैंडलर्स विदेश में बैठे हैं, किसके, इस पूरे गिरोह के, इंक्लूडिंग राहुल गांधी के हैंडलर्स जो विदेश में बैठे हैं, अब उनकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, ये आपको प्रोफेसर अखिल स्वामी के इस वीडियो से पता लगती है। आप इस पूरे गिरोह के वीडियो सुनिए। ये सब एक ही बात कह रहे हैं, जेनजी सड़कों पर उतरो और चुनाव का बहिष्कार करो। ये कह रहे हैं कि अभी बिहार में जो नए विधायक जीत के आए हैं वो क्यों ले रहे हैं शपथ, दे शुड ऑल रिजाइन। पूरे संसद को, पूरे विपक्ष को जो है रिजाइन कर देना चाहिए, बायकॉट कर देना चाहिए। अब बात यह है कि होगा क्या, आगे क्या होगा, मैं आज आपको बता रहा हूं। इन टूल किटियों की, इन डीप स्टेट वालों की अगली प्लानिंग है। ये तो ये बात देखिए समझ गए कि चुनाव में तो हरा नहीं सकते। आप देख लीजिएगा, वोटर लिस्ट शुद्ध हो रही है, एसआईआर हो रहा है। बंगाल भी बुरी तरह हारेगी ममता बनर्जी। 2027 में सॉरी, सर्दी हो गई, गला खराब है। 2027 में अखिलेश यादव बहुत बुरी तरह चुनाव हारने जा रहा है यूपी का। तो ये इनको पता लग गया कि ये नहीं लड़ सकते। तो इनके हैंडलर्स जो विदेश में बैठे हैं ना, टूल किटिए, डीप स्टेट वाले, वो राहुल गांधी को कन्विंस करेंगे कि देखो बेटा, तुम्हारी आनी तो है नहीं। अच्छा, पिछली बार तो 99 सीट पे वो सुप्रिया श्रीनेत ऐसे करके आई थी ना, जैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट हो, 99 सीट जीत ली है। तो इस बार वापस ही 40 सीट पे आएंगे।
क्योंकि 2024 का जो लोकसभा था वो कुछ और ही चीज थी, उसमें और बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे थे। 2029 के लोकसभा में कांग्रेस को फिर से 40 के नीचे आना है। तो इनके डीप स्टेट के हैंडलर्स इनको ये समझाएंगे कि देखो कोई फायदा नहीं चुनाव लड़ने का, तुम एक काम करो, चुनाव का कर दो बहिष्कार। और अब देखना यह होगा कि और कौन कौन सी विपक्षी पार्टियां इस बहिष्कार में शामिल हो जाती है, क्योंकि अखिलेश इस बार बेशक उनकी 37 सीट आ गई लोकसभा में, अगली बार इनको फिर 5 पे आना है। ममता बनर्जी अगर एसआईआर हो गया और अगर ईमानदारी से चुनाव हो गया तो अगर लोकसभा में तो ममता बनर्जी भी 5 सीट पे आ जाएंगी तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि बंगाली इतने भरे बैठे हैं। यही हाल पूरे विपक्ष का होना है। तो ये विपक्ष को ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि तुम चुनाव में भाग मत लो। तो यदि विपक्ष चुनाव में भाग नहीं लेता है राहुल गांधी के नेतृत्व में, या सिर्फ कांग्रेस भी अगर बहिष्कार कर देती है चुनाव का, तो भी जो है बीजेपी जो है वो 350 से 400 के बीच में चली जाएगी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी आज 240 पे है, तब भी बीजेपी की कौन सी नीति में आपको, बीजेपी की गवर्नेंस में या मोदी की उसमें कहां से कमी नजर आ रही है? कुछ नहीं। मोदी की 300 सीट आ जाएंगी तब भी मोदी ऐसे ही काम करेगा, मोदी की 240 सीट है तब भी मोदी मजबूती से काम करा, मोदी की 350 आ जाएंगी तब भी मोदी ऐसे ही रहेगा, 400 आ जाएंगी तब भी मोदी ऐसे ही रहेगा। जो उनका एजेंडा है, जो उनका प्रोग्राम है, उसको वो लागू कर रहे हैं, करेंगे। तो अगर कांग्रेस ने 2029 में बॉयकॉट किया तो इनके पास ठीक वही बहाना हो जाएगा जो इनके पास बांग्लादेश में था, कि ये तो इलेजिटिमेट सरकार है, क्योंकि इस चुनाव का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हमने बहिष्कार किया था। जबकि फैक्ट है कि साले तुम बहिष्कार न भी करते तब भी तुम्हारी कितनी सीट आनी थी। तो जब ये चुनाव का बहिष्कार कर देंगे और मोदी एक बार और 2029 में जीत के आ जाएंगे, तब ये बोलेंगे कि ये इलेजिटिमेट सरकार है। हालांकि ये तो अभी भी कहते हैं कि ये वोट चोरी से आई हुई सरकार है। मोदी जो है वो देश का प्रधानमंत्री चुनाव जीत के नहीं आया, वोट चुरा के आया। वो तो सभी चुनावों को, महाराष्ट्र को भी वो कहते हैं वोट चोरी का वोट था वो तो चुनाव हुआ ही नहीं था, वोट चोरी हुई थी। हरियाणा में भी वोट चोरी हुई थी, बिहार में भी वोट चोरी हुई है, दिल्ली में भी वोट चोरी हुई है। आज तक जितने चुनाव मोदी जीता है सब वोट चोरी के हैं। नहीं तो राहुल जी जो है वो तो 350 सीट जीत के आते। जनता, भारत की जनता तो 350 सीट कांग्रेस को जिताना चाहती है, ये इनके तर्क हैं। तो 2029 में अगर ये चुनाव का बहिष्कार कर देते हैं तो ये एक बार फिर से दिल्ली पे वैसा ही धावा बोलने की कोशिश करेंगे जैसा बांग्लादेश में या नेपाल में या श्रीलंका में। आज मैं एक मित्र से बात कर रहा था कि क्या ये संभव है, ये कोशिश करेंगे, मैं बोल रहा हूँ कामयाब हो जाएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये कोशिश करेंगे। और उस उपद्रवी भीड़ में शामिल कौन होगा, तैयार रहिए इस चीज के लिए, ये निश्चित होना है अगले 2 से 3 सालों में इस देश में, 3 से 4 सालों में। खालिस्तानियों की एक भीड़ जो पंजाब से चलेगी और सिर्फ उपद्रव करने के उद्देश्य से चलेगी। भाई एक बात बताइए ना, खट्टर साहब ने, नायब सिंह सैनी ने अंबाला में रोड रोक दी, तो ये अपनी बड़ी बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर और ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके दिल्ली नहीं आ पाए, तो रोड ही तो रोक सकते हो ना। 550 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है पंजाब का, बॉर्डर थोड़ी रोक दोगे, पैदल घुसाएंगे। इनके साथ कौन शामिल होगा, इनके साथ महमूद मदनी के चेले जो कहते हैं कि नहीं नहीं जिहाद तो हमारा फर्ज है। खालिस्तानी, महमूद मदनी के चेले और राहुल के कांग्रेसी, जिनको हुड्डा जैसे हरियाणा के नेता
भेजेंगे और कुछ अन्य कांग्रेसी। ये लगभग 5 से 10 हजार लोग होंगे जो दिल्ली में पैदल घुसने की कोशिश करेंगे और सड़कों पर उपद्रव करने की कोशिश करेंगे। आम जनता शामिल नहीं होगी, ये पूरी की पूरी पूरी भीड़ प्रायोजित होगी। और जो कोई आंदोलन नहीं, कुछ नहीं, कोई वो धरना देने नहीं आएंगे, वो तो आते ही आगजनी शुरू करेंगे और गवर्नमेंट को, पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को मजबूर करेंगे कि वो बल प्रयोग करे और बल प्रयोग होते ही माहौल खराब हो जाएगा। अब तक जितने भी आंदोलन और ये सब हुए थे ना, ये सब ट्रायल रन थे। जी हाँ, वो तो सड़कों पे सिर्फ स्टंट कर रहे थे, स्टंट। दिल्ली की सड़कों पे वो लाल किले पे जो चढ़ाई हुई थी, वो सिर्फ स्टंटबाजी थी, एक्चुअल अटैक नहीं था। जिस दिन एक्चुअल ये कुछ करने की सोचेंगे, तो उस दिन आप गांधीगिरी करके इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तब आपको बल प्रयोग करना पड़ेगा और बल प्रयोग करते ही फिर आम जनता जो सिर्फ तब तक तमाशा देख रही थी, उसमें से कुछ लोग जो है ना उद्वेलित हो जाएंगे। ये इनकी अगले 5 सालों की प्लानिंग है। एक बार ये कोशिश जरूर करेंगे। तो इसका जो सबसे बड़ा एक, इसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पहले तो देश की जनता जागरूक रहे और इनके असली मोटिव्स को समझे। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है कि अपने दुश्मनों को पहचानो। ये भारत के शत्रु है, ये हिंदुओं के शत्रु हैं, ये जितना ये सब चल रहा है, पहले बात तो इनको पहचानिए, शत्रुबोध अपने अंदर पैदा करिए और अपने मित्र को पहचानिए और अपने शत्रु की एक एक चाल को पहचानिए। शतरंज के खेल में 26-26 आगे की चालें प्लान की जाती हैं कि जब मैं ये चलूंगा तो वहां से फिर ये इसको ऐसे करेगा, तो ये इधर से आएगा, तो इसकी सेना इधर से आएगी, तो मैं इधर से अटैक करूंगा, काउंटर अटैक करूंगा, इसमें मेरे ये प्यादे और ये वजीर मरेंगे और मैं इसका राजा इस तरह मारूंगा। 26-26 मूव्स की आगे प्लानिंग की जाती है। ऐसे ही अपने जो शत्रु है, उनके मंसूबे क्या हैं, उनकी प्लानिंग क्या है, उनकी सोच क्या है, इसको अभी से स्टडी कीजिए, पहचानिए, अपने शत्रुओं को पहचानिए। ये भारत के शत्रु हैं, ये हिंदुओं के शत्रु हैं, ये हमारे आपके शत्रु हैं। इन शत्रुओं को पहचानिए और इनसे कैसे लड़ना है, कैसे पार पाना है, कैसे इनको न्यूट्रलाइज करना है, इसके लिए अभी से समझ विकसित करनी पड़ेगी। इसको समझिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि ये जो गिरोह है ना पत्रकारों का, सो कॉल्ड पत्रकारों का, रवीश कुमार से लेके पुण्य प्रसून वाजपेयी से लेके यहाँ तक प्रोफेसर अखिल स्वामी तक, ये क्या बोल रहे हैं इसको रीड बिटवीन द लाइंस। शब्दों पे मत जाइए, शब्दों के पीछे क्या सोच चल रही है। इस वीडियो 12-13 मिनट की वीडियो है ये प्रोफेसर अखिल स्वामी की, जरूर देखिए और पहचानिए कि कैसे ये आदमी भड़का रहा है और सरेआम आह्वान कर रहा है कि नेपाल जैसी क्रांति करके राहुल गांधी को क्यों तुम लोग गद्दी पे नहीं बैठा रहे हो। तो राहुल गांधी ऐसे ही बैठ सकता है, तब चुनाव जीत के नहीं बैठ पाएगा, ये इन्होंने मान लिया, स्वीकार कर लिया। इस वीडियो का आज का जो मूल सब्जेक्ट है शत्रुबोध। अपने शत्रुओं को पहचानिए, उनकी प्लानिंग क्या है, इसको समझिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।